जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। रविनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल विधानसभा सीट पर है और हवा महल विधानसभा सीट पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी आर तिवारी। सर, आपका जनमानस पर स्वागत है। पार्टी ने आपको पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है, कैसा रेस्पॉन्स आपको लोगों के बीच मिल रहा है जब आप पहली बार चुनाव में जा रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं? सपने जैसा लग रहा है। 47 साल तक कांग्रेस की सेवा करता रहा। NSU का अध्यक्ष बनना 1975 में सोचा नहीं था। मैं इंदिरा गांधी जी से इंस्पायर था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, उनसे प्रभावित था। मेरे खानदान में कोई राजनीतिक नहीं रहे। मेरे पिताजी सरकार के कर्मचारी थे। मेरे पिताजी अकेले थे, उनके ना कोई भाई था ना कोई बहन था। लिखा होता है वही होता है। मैं NSU में जब अशोक गहलोत 1975 में अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं जयपुर के प्रतिष्ठित कॉलेज NSU से मैंने सुबोध कॉलेज का चुनाव लड़ा। छात्रों ने मेरे को जिताया। 77 में मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस से राजस्थान विश्वविद्यालय से। लेकिन मेरी ज़िंदगी का असली बदलाव आया 1978 में, जब देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को, जो 77 में पहली बार पूरी कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी जी खुद हार गई रायबरेली से। तो रायबरेली में उनको चुनाव की अनियमितता के कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको 3 दिन की सज़ा सुनाई थी। तो पूरे देश में इंदिरा गांधी जी के प्रति एक सहानुभूति की लहर थी। और राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे मरहूम पंडित नवल किशोर जी शर्मा। वो हमारे यहाँ के अभियान के नेता थे जिन्होंने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करी। मुझे याद है कि मैं मेरे 2 मित्रों के साथ में सचिवालय के बाहर पहले दिन 20 दिसंबर से हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी। मैं पहले दिन ही सचिवालय के बाहर जाके हमने धरना प्रदर्शन किया और हमने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। और 10 दिन बाद में भैरव सिंह शेखावत तत्कालिक हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको बाइज्जत रिहा किया। तो वहाँ लगा कि ये हरदेव जोशी जी हैं, जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं, ये शिवचरण माथुर जी हैं, ये मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, उस कमला बेनीवाल जी, सारे प्रतिष्ठित नेता जो केवल अखबारों में जिनकी खबरें छपती थी, फोटोएं छपती थी, लगता था है तो अपने जैसे इंसान। तो तब से मानस बदला और फिर मैं लगातार कांग्रेस में मेरा व्यापार को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गया। आज मैं राष्ट्रीय हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे साहब का, और विशेषकर हमारे जननायक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का, और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कांग्रेस के माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का, अमृता धवन जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता को, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरे पास में दुपहिया वाहन है और मैं केवल कृषि पर आधारित अपना जीवन यापन करता हूँ। मेरे माता पिता का देहांत हो गया, मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, मैंने चारों की मैंने शादियाँ कर दी। मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए आज जो आर्थिक युग है मैं उसके साथ नहीं चल पा रहा था। लेकिन कांग्रेस के साथियों का इतना बड़ा प्यार था कि मेरे को किसी MLA MP से कम वो प्यार नहीं करते थे। और लगता है कि हाईकमान ने, राजस्थान का नेतृत्व ने देखा होगा, जिसके साथ में कार्यकर्ता हैं ये चुनाव जीत सकता है। तो मेरे से कहा गया कि आप हवा महल में विधानसभा का चुनाव जीते। और मैं आज लगातार जो मैं घूम रहा हूँ, मेरे को लग रहा है हौसले से, पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। अगर पैसे से तो अडानी अंबानी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते। कार्यकर्ताओं का प्यार और कार्यकर्ता हौसला मेरे को विधानसभा में पहुंचाएगा। और इंशाल्लाह मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को 4थी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखूं, ताकि वो गारंटी योजनाएं जो उन्होंने 7 नहीं लागू किए वो जनवरी 2024 से उसको लागू करे, राजस्थान की महंगाई से पीड़ित जनता को राहत दे सके। तिवारी जी, आप जब क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आप ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी यहाँ के हैं, तो वैसे तो आप यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ हैं, तो क्या कुछ आप समस्याएं मानते हैं यहाँ की, जिनको अगर क्षेत्र की जनता आपको विधायक चुनती है तो उनको आप हल करवाएंगे, या किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, समस्याएँ तो नित्य प्रतिदिन होती है, लेकिन मेरा विधानसभा क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ। हमारी 2 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जल महल विधानसभा और हमारे हवा महल विधानसभा। मैं यहाँ भट्टा बस्ती में बैठ कर के आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ इतने बड़े नाले नहीं हैं जहाँ पर पानी का निकास रुक जाता होगा।
लेकिन कुछ नाले ऐसे हैं दूसरे क्षेत्र जो आमेर रोड के आसपास की बस्तियां हैं, वहाँ खुले नाले हैं, पानी बहता रहता है, गंदगी रहती है, बदबू आती है, लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे से पूर्व नेता जो हमारे मंत्री रहे, जलदाय मंत्री है महेश जोशी जी ने, मैं उनको ब्रजकिशोर जी शर्मा जब वो यहाँ के विधायक थे, वो मंत्री बने, उन दोनों ने भी अपने कार्यकाल में अपने साथियों के साथ में इस हवा महल विधानसभा का चौमुखी विकास किया है। लेकिन आज नालों को पाटने की बड़ी समस्या है, उसके लिए फंडिंग की समस्या है। वैसे अशोक गहलोत जी ने कह रखा था कि मैं देते देते नहीं थकूँगा, तो मांगते मांगते थक जाओगे। कोशिश करूँगा कि साहब का ऐसा एटीट्यूड हो। तो मैं मेरे हवा महल की जनता को पहले कहना चाहता हूँ कि उन दुकानों को पाट करके रोज़गार के साधन भी खोले जाएंगे, तो वहाँ दुकानें बने, गंदगी का हमको साफ करना पड़े। ये समस्या, बाकी की जो भी समस्या मेरे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ के पार्षद, मेरे मंडल अध्यक्ष बताएंगे। कांग्रेस की सेवा करने के साथ साथ मैं उन लोगों की सेवा करूँगा जो पीड़ित है, शोषित है, और मुस्लिम इलाके भी मेरे इलाके में बहुत। अच्छा, एक समस्या जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमें पता लगी कि यहाँ पर एक नशे की भी एक बड़ी समस्या है, तो क्या आप उस पर भी कुछ करेंगे कि जो युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है यहाँ? राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की राजधानी की पुलिस ने अलग से एक विंग बना रखी है। ये नशे की समस्या पूरे देश में, नौजवान पीढ़ी को जब रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो नशे की ओर आदी हो जाती है, और पंजाब उसका प्रेरणा स्रोत है। पंजाब से ड्रग्स आती हैं। मैं मान करके चलता हूँ कि सभी कौमों में ऐसी संस्थाएं बनी है जो बच्चों को नशे से दूर करने की कर रही है। राजस्थान की पुलिस भी ऐसा कर रही है, उनको पकड़ रही है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ इसमें जन जागरण की ज़रूरत है। सरकार के माध्यम से ऐसे नशे की आदत नहीं छूट सकती। हमको स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद लेनी पड़ेगी ताकि ये सामाजिक बुराई है, इसको दूर कर सकें। कल आपके क्षेत्र में MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी जनसंपर्क के लिए आ रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, कटाऊ पार्टी हर दल में होती है। मैं कह रहा हूँ कि शासन में कौन सी पार्टी आएगी? आप भावनाओं को भड़का करके विधायक बना दो, सांसद बना दो, क्या उससे देश की समस्याएं को सुलझा? आज देश में जो हुकूमत है वो ऐसी हुकूमत है कि देश के अमन चैन को बिगाड़ना चाहती है, और ओवैसी साहब चाहे अनचाहे में उनकी मदद कर रहे हैं। देश को हिंदू और मुसलमानों में बांटने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो षड्यंत्र है, उसमें वो अपरोक्ष रूप से शामिल हो रहे। वो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े वक्ता हैं। मैं उसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ कि उनमें है, वो अपनी बात को करने के लिए सक्षम है और अच्छी तरह से रखते हैं। लेकिन वो अनचाहे रूप से नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं। वो केवल मुस्लिम OBC के नाम पर वो मुसलमानों के हकों की बात करते हैं, जबकि ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध का है। उनको याद रखना चाहिए कि आज देश में हर कौम को अगर तरक्की की राह दिखाई तो सेक्युलर पार्टी कांग्रेस है, जिसमें हम सब मिलते हैं। हिंदू महासभा में और OBC की पार्टी में क्या अंतर है? हिंदू महासभा वाले हिंदुओं की बात करते हैं, OBC साहब केवल मुसलमानों की बात करते हैं, और यहीं वो दरार पैदा होती है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। वो वोटों का ध्रुवीकरण जो नरेंद्र मोदी चाहता है उसमें वो घी डालते हैं OBC साहब। वो मुसलमानों की बात करते हैं, टेलीविज़न पे चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले उनका वीडियो दिखाते हैं। वो तो मुसलमान को मुसलमान बनाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुसलमान भी भारतीय है, हिंदू भी भारतीय हैं, सिख भी भारतीय हैं, जैन भी भारतीय। तो भारत की बात करने वाले अगर देश में कोई एकमात्र पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने एक समय समय पर इसको करके भी दिखाया है कि हम सबको साथ लेने की ताकत रखते हैं। कोई एक कौम की बात कांग्रेस नहीं करती। OBC साहब आएँ, उनको पता लग जाएगा कि कांग्रेस जीत करके जाएगी। OBC साहब यहाँ आकर के अपना स्वागत और भाषण कर लें। उनको यहाँ की जनता समझदार है, वोट नहीं देने वाली। उनको भी मालूम है ये OBC साहब की पार्टी को वोट देने का मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा कराने की जिम्मेदारी उन पर भी आती है, वो इस बात से बच नहीं सकते। चलिए, आज का आखिरी सवाल, BJP ने बाबा को मैदान में उतारा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने अभी आम सभा में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये नैतिक पराजय है। जिस पार्टी के पास में इतने कार्यकर्ता हैं, देश में अगर राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस और BJP का मुकाबला होता है, जयपुर राजस्थान में 2 ही पार्टियों का मुकाबला होता है। मैं जयपुर की धरती पर 47 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जनसंघ के ज़माने भी इस पार्टी को देखा है। जब उनका दीपक बुझा तो जनता पार्टी में शामिल हो गए,
और जनता पार्टी का सूरज डूबा तो भारतीय जनता पार्टी बनाई। मैं जयपुर की सड़कों पे मैंने भैरव सिंह शेखावत को 2 बार किशनपोल से विधानसभा का सदस्य बनते हुए देखा बचपन में। मैंने भंवरलाल शर्मा, मैंने गिरिधारीलाल भार्गव, मैंने उजला अरोड़ा जैसे कद्दावर नेताओं को देखा। विचारधारा उनकी अलग थी, हमारी विचारधारा अलग थी। लगातार हम लड़ते रहे, कभी वो शासन में आए, कभी हम शासन में। लेकिन आज जो सांप्रदायिक वैमनस्यता की बात को लेकर के शार शहनशाह पूरे देश में जो टिकटों का वितरण कर रहे हैं, उनको लगता है भगवा वस्त्र वाला कोई भी मिल जाए, कैडर खत्म हो गया। हम तो कहते थे हमारी मास बेस पार्टी, हमारा कैडर नहीं, जनता हमारी पार्टी है। वो कहते हैं 4 चरित्र चेहरे वाली पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी। फिर पार्टी विद डिफरेंस को हवामहल में कार्यकर्ता क्यों नहीं मिला? 5 साल से कांग्रेस की जननायक अशोक गहलोत की सरकार है। गाये बगाए अगर भारतीय जनता पार्टी ने छोटे मोटे को प्रदर्शन में किया तो मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल से हाथ लगा के कह दे ये भगवा वाले नेताजी कहाँ से आए? ये कभी जयपुर के सड़कों में दिखे नहीं। कोरोना जैसी महामारी के अंदर ये कभी जयपुर के अंदर जनता की सेवा करते दिखे नहीं। अगर नीट की परीक्षा के मामले में आंदोलन किया हो, महिलाओं के मामले में आंदोलन किया, आंदोलन करना स्वाभाविक है, विपक्ष को करना चाहिए। झूठे आरोप लगाए, लेकिन उनका धर्म है। हम भी अगर विपक्ष में रहते हैं हम भी करते हैं। पहनावा पहनते वैसा पहनावा हमारी कोई महाराज जो आए हैं हवा में वो पहनते हैं। उनको लगता है भगवा से हिंदू एक हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज आंख में आंसू लेकर के कह रहा है हमारा क्या होगा अगर यहाँ जीत गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ये डर है कि ये भगवा वस्त्रधारी जिनको हमने देखा नहीं, अगर ये जीत करके चली गया तो 20 साल तक यहीं रहेगा हमारी छाती पे। और मैं आपको दावे से कर रहा हूँ आपके टेलीविज़न के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक असंतोष है और गाए बगाए वो मेरी मदद करे। इंशाल्लाह मैं जीत करके जाऊंगा। राजस्थान में 4थी बार अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में मैं उनकी मदद करूंगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो देखते रहिए जन की बात, जन की मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।